नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का इनकम टैक्स के एक और नए चैप्टर रेजिडेंशियल स्टेटस की पहली क्लास के अंदर। उम्मीद करता हूं आप लोग इस क्लास को आखिरी तक जरूर अटेंड करेंगे। क्लास अगर आपको यूजफुल लगता है, हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, रेजिडेंशियल स्टेटस को समझे तो उससे पहले आप लोग एक चीज का जरूर ख्याल रखिएगा, पहले चैप्टर को आप लोग मेक श्योर करके कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि पहले चैप्टर के अंदर काफी ऐसी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग आपके सेकंड चैप्टर रेजिडेंशियल स्टेटस को अंडरस्टैंड करने में करेंगे। जैसे लास्ट जो आपका पहला चैप्टर है उसके अंदर हम लोगों ने काफी डिटेल में पढ़ा था इनकम टैक्स का क्या मायना होता है, इनकम टैक्स एक्ट क्या होता है, हम लोगों ने डिटेल में देखा था सेक्शन सबसेक्शन क्लोज का क्या मायना होता है। उसके बाद हम लोगों ने ओल्ड रेजिमे को पढ़ा था, न्यू रेजिमे को पढ़ा था। इसके अलावा भी हम लोगों ने ओल्ड रेजिमे और न्यू रेजिमे के ऊपर आपका जो 87A का रिबेट है उसको डिटेल में अंडरस्टैंड किया था। फिर हमने देखा था जो एज वाइज क्लासिफिकेशन किया जाता है ओल्ड रेजिमे में, उसमें क्या टैक्स स्लैब बनते हैं, न्यू रेजिमे में क्या टैक्स स्लैब बनते हैं। और लास्ट वीडियो हमारा आया था एग्जैक्टली मार्जिनल रिलीफ क्या होता है सरचार्ज के ऊपर, जिसका टाइटल रहा था सरचार्ज एंड द मार्जिनल रिलीफ। यहां तक अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपका पहला चैप्टर जो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है वो कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद जब आप लोग आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो हमें पढ़ना होता है रेजिडेंशियल स्टेटस को। देखिए, रेजिडेंशियल स्टेटस का क्या मायना होता है, क्या मीनिंग होता है। काफी बच्चे एक चीज ध्यान से समझ लीजिएगा, रेजिडेंशियल स्टेटस का मीनिंग सिटीजनशिप से अलग होता है। कई बार जब हम लोग भी स्टूडेंट थे तो मैंने भी देखा था, मैं भी यही समझा था कि रेजिडेंस का मतलब होता है जो सिटीजनशिप है। सिटीजनशिप एक अलग चीज है, रेजिडेंशियल स्टेटस एक अलग चीज है। देखिए, रेजिडेंशियल स्टेटस का मतलब क्या होता है, रेजिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करता है किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की कौन सी इनकम के ऊपर टैक्स लेना है और कितना टैक्स लेना है। अब कौन सी का मतलब क्या है, अगर आप लोग इंडिया के सिटीजन नहीं है या आप किसी फॉरेन कंट्री के सिटीजन हैं, लेकिन आप लोग इंडिया में आकर के कुछ बिजनेस करते हैं, कुछ टाइम के लिए इंडिया में प्रेजेंस होता है, तो यहां पे इनकम टैक्स एक्ट ने डिसाइड किया या इनकम टैक्स अथॉरिटी ने डिसाइड किया कि एग्जैक्टली ये कैसे पता चलेगा कि इसकी कौन सी इनकम के ऊपर टैक्स लेना है। क्या इसकी ग्लोबल इनकम के ऊपर टैक्स लेना है, क्या केवल आपकी जो इंडियन इनकम है उसके ऊपर टैक्स लेना है, या हमने कुछ डिवाइड कर दिया, जैसे इंडियन इनकम के ऊपर टैक्स तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन उसकी अलग अलग कुछ एक दो तीन ऐसी कंडीशन है जिनको सेटिस्फाई करता है तो उसके ऊपर भी टैक्स लेंगे। तो इस तरीके का कुछ सिनेरियो रहता है रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर, माने कितना टैक्स लेना है, कौन सी इनकम के ऊपर टैक्स लेना है, ये डिसाइड किया जाता है बाय द रेजिडेंशियल स्टेटस। और रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर आप लोग दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर देते हो। इंडिविजुअल की अगर बात करूं तो एक इंडिविजुअल को कहा जाता है रेजिडेंट, फिर आगे हम उसको पढ़ेंगे वो ऑर्डिनरी वाली कैटेगरी में जाएगा कि नॉन ऑर्डिनरी वाली कैटेगरी में जाएगा। एक होता है आपका नॉन रेजिडेंट होता है, अगर आप नॉन रेजिडेंट है तो केवल आपको इंडियन इनकम के ऊपर ही टैक्स देना होता है। आगे मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो एक बार आप लोग मेक श्योर करके प्लीज इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए कि आपका सिटीजनशिप अपने आप में रेजिडेंशियल स्टेटस से बिल्कुल डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है, बिल्कुल डिफरेंट आपकी टर्म है। सिटीजनशिप आपकी गिवन होती है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, या फिर आप लोग कह सकते हैं नेशनलिटी लो। क्लियर है, दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। सिटीजनशिप का मतलब आप किस नेशन के आप सिटीजन हैं, किस नेशन की आपके पास नागरिकता है, उसको सिटीजन कहेंगे। माने बीइंग ए सिटीजन ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड द सिटीजनशिप। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, सिटीजनशिप को गवर्न किया जाता है बाय द सिटीजनशिप एक्ट 1955। और यहाँ पे अगर आप लोग सिटीजन है कंट्री के तो आपको अलग अलग राइट और ड्यूटीज प्रोवाइड की जाती है, जैसे आपका वोटिंग का राइट हो गया, पासपोर्ट का राइट हो गया, लीगल प्रोटेक्शन वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा। माने ये कंप्लीट अलग टर्मिनोलॉजी है, ये अपने आप में एक लीगल स्टेटस है। क्या है ये आपका लीगल स्टेटस है। वहीं अगर आप लोग रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करते हो तो इसको डिसाइड करता है या गवर्न करता है आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो हम लोग पिछले पहले वन चैप्टर से लगातार पढ़ते आ रहे हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, रेजिडेंशियल स्टेटस केवल और केवल इनकम टैक्स पर्पस के लिए आपका डिसाइड किया जाता है, और ये रेजिडेंशियल स्टेटस ही है जो बताता है हमें हाउ मच ऑफ ए पर्सन इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया,
किसी पर्सन की इंडिया के अंदर एग्जैक्टली कितनी आमदनी है, कितनी इनकम है जो टैक्सेबल रहेगी। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ध्यान रखिएगा सिटीजनशिप हर साल नहीं बदलती है, लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस ईयर टू ईयर चेंज होता है। दिस इज गोइंग टू बी आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ध्यान रखिएगा एक नॉन सिटीजन है वो आपका रेजिडेंट हो सकता है इंडिया के अंदर। क्लियर? तो बहुत बेसिक लेवल पे आपको एक डिफरेंस समझ में आया होगा कि सिटीजनशिप एक अलग चीज है, नागरिकता एक अलग चीज है। रेजिडेंशियल स्टेटस एक ऐसा स्टेटस होता है जिसको इनकम टैक्स डिसाइड करता है, और वो इसीलिए डिसाइड किया जाता है एग्जैक्टली कि एक पर्टिकुलर पर्सन की कितनी इनकम के ऊपर, कौन सी इनकम के ऊपर टैक्स को हमें लेना है। सीधी सीधी बात ये है, ठीक है? अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो एक छोटा सा डिफरेंस आप लोग देख सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सिटीजनशिप लिखा हुआ है, यहाँ पे रेजिडेंशियल स्टेटस लिखा हुआ है। अगर मैं बात करूं मीनिंग की, तो अब एक बार थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग इजीली लिख के आ सके। देखिए सिटीजनशिप का मतलब होता है नेशनलिटी, ये अपने आप में एक लीगल स्टेटस है जैसे इंडिया की बात करूं, लेकिन रेजिडेंशियल स्टेटस अपने आप में एक टैक्स स्टेटस होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं सिटीजनशिप को गवर्न करता है सिटीजनशिप एक्ट 1955, वहीं अगर आप लोग रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करते हैं तो इसको गवर्न करता है इनकम टैक्स एक्ट 1961। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको सिटीजनशिप आपके बर्थ के साथ, डिसेंट के साथ या रजिस्ट्रेशन के साथ मिल जाती है। जो आपकी रेजिडेंशियल स्टेटस है ये आपकी फिजिकल प्रेजेंस क्या रही है इंडिया के अंदर, कितने दिन आप लोग हिंदुस्तान में रहे हो, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ड्यूरेशन की बात करूं तो जर्नली सिटीजनशिप परमानेंट होती है, लेकिन रेजिडेंशियल स्टेटस हर साल बदलता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग टाइप की बात करते हैं तो सिटीजनशिप में कोई टाइप नहीं होता, ओनली सिटीजन ही बोला जाता है। लेकिन रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर देखिए आपको पहले तो आपको ये डिसाइड करना है आप रेजिडेंट हैं कि नॉन रेजिडेंट है। क्लियर है? रेजिडेंट के अंदर भी दो कैटेगरी बनती हैं, आपकी ऑर्डिनरी रेजिडेंट वाली और एक नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट वाली। माने आरओआर कह सकते हैं, आरएनओआर कह सकते हैं या एनआर कह सकते हैं। हम केवल इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, ठीक है? ध्यान रखिएगा। और अगर इंपैक्ट ऑन टैक्स की बात करें, सिटीजनशिप से कोई ज्यादा टैक्स के ऊपर इंपैक्ट नहीं होता है, रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज होने से टैक्स के ऊपर इंपैक्ट होता है। तो एक छोटा सा कंपैरिजन था जो मैंने सोचा पहले क्लियर कर देता हूं आप सभी को, ताकि आपको वो कंफ्यूजन ना हो जो हमें हुई थी, और आप एक अंडरस्टैंडिंग बना पाए कि एग्जैक्टली रेजिडेंशियल स्टेटस का क्या मायना होता है। ये तो एक मोटा माटा कंपैरिजन है। अगर आप लोग कहते हैं कि सर इनकम टैक्स की दृष्टि से समझाइए कि एग्जैक्टली आपके जो रेजिडेंशियल स्टेटस है उसका क्या मायना होता है, तो अभी अभी मैंने बताया इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग रेजिडेंशियल स्टेटस एक टैक्स स्टेटस होता है जो क्लासिफाई करता है एक पर्टिकुलर पर्सन को रेजिडेंट की कैटेगरी के अंदर और नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी के अंदर। आपके रेजिडेंशियल स्टेटस का कुछ लेना देना नहीं है आपकी नेशनलिटी के साथ, आपकी सिटीजनशिप के साथ। दैट्स इट। तो यहां पे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ना तो सेम डेफिनेशन यहां पे बोर्ड पे लिखी हुई है। क्या डेफिनेशन पढ़िए ध्यान से। आपका रेजिडेंशियल स्टेटस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट मीन द क्लासिफिकेशन ऑफ ए पर्सन एज ए रेजिडेंट और ए नॉन रेजिडेंट। माने एक पर्सन की क्लासिफिकेशन करनी है एज ए रेजिडेंट और एज ए नॉन रेजिडेंट इन द इंडिया फॉर ए पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर। अब देखिए प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, ये तमाम बातें हम लोग पहले चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के अंडर अगर आप लोग देखेंगे तो उस पर्टिकुलर पर्सन का स्टेटस रेजिडेंट रहा है या नॉन रेजिडेंट रहा है, इसकी क्लासिफिकेशन किसके द्वारा तय की जाती है, रेजिडेंट जो आपका स्टेटस है उसके थ्रू डिसाइड की जाती है। क्लियर है? अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे तीन कैटेगरियां बनेंगी, आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा आपका आरओआर क्या होता है, आरएनओआर क्या होता है और आपका एनआर क्या होता है। फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिए। आरओआर का मतलब क्या होता है, रेजिडेंट एंड द ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर एनओआर की बात करते हैं रेजिडेंट एंड द नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और एनआर की बात करते हैं तो नॉन रेजिडेंट। अगर आप लोग एनआर की कैटेगरी में आते हैं तो केवल आपकी जो इंडियन इनकम है उसके ऊपर ही टैक्स लगेगा। लेकिन अगर आप लोग आरओआर की कैटेगरी में आ जाते हैं, माने स्टूडेंट आपका रेजिडेंट एंड द ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, तो आप हिंदुस्तान के अलावा किसी भी कंट्री में पैसा कमाते हो, सब इनकम के ऊपर, ग्लोबल इनकम के ऊपर आपका टैक्स लगेगा। लेकिन जो आपका रेजिडेंट तो है लेकिन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, उसमें आप लोग ध्यान रखिएगा इंडियन इनकम के ऊपर तो टैक्स लगेगा, लेकिन कुछ ऐसी फॉरेन इनकम है जिसके ऊपर कुछ के ऊपर टैक्स लगेगा,
पूरी ग्लोबल इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। माने अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे आरओआर वाले को जितनी भी इनकम है उसकी ग्लोबल सब पे टैक्स देना होगा। अगर आप लोग रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट वाली कैटेगरी में आते हैं तो इंडियन इनकम के ऊपर तो बराबर टैक्स लगेगा। फॉरेन के अंदर कुछ ऐसी इनकम रहेंगी जिनके ऊपर टैक्स लगेगा, नॉन रेजिडेंट का केवल इंडियन इनकम के ऊपर टैक्स लगने वाला है। तो यहां से आपको समझ में आया होगा ये पूरी कहानी रेजिडेंशियल स्टेटस की क्या रहने वाली है। अब आप कहेंगे कि सर कैसे पता चलेगा रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। देखिए अगर आप लोग इंडिविजुअल की बात करते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपका क्या है, आपका इंडिविजुअल की अगर आप लोग बात करते हैं तो जो आपका इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 6 है वो आपके रेजिडेंशियल स्टेटस को बताता है। और अगर आप लोग सेक्शन 6 के सब सेक्शन 1 को पढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स, भाइयों और बहनों, वो बताएगा रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या रहने वाला है। क्लियर? तो आई होप कितनी बातें आपको समझ में आई होगी। क्या क्या हमने पढ़ा, मैंने बताया सिटीजनशिप कंप्लीटली डिफरेंट टर्म है एज कंपेयर टू द रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस एक टैक्स स्टेटस होता है जो इनकम टैक्स एक्ट डिसाइड करता है, जो क्लासिफाई करता है एक पर्सन को कि उसको रेजिडेंट की कैटेगरी में रखना है कि नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी में रखना है। क्योंकि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के अलग अलग जो टैक्स है वो बने हुए हैं, माने कितनी इनकम के ऊपर टैक्स लेना है ये डिसाइड होगा उसके स्टेटस से। ठीक है, तो ये इनकम टैक्स जो आपका एक्ट है 1961 उसने इन सब चीजों को डिसाइड किया है। एक बेसिक डिफरेंस हम लोगों ने देखा, और यहाँ पे देखा हम लोगों ने रेजिडेंशियल स्टेटस, और हमने देखा रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर मेजर 3 कैटेगरी बनती है। इसके बाद एक आपका डीम कैटेगरी भी आती है, उसको आगे पढ़ेंगे। एक है आपकी आरओआर, आपकी ग्लोबल इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा। आरएनओआर का मतलब इंडियन के ऊपर, इंडियन इनकम है उसके ऊपर तो बराबर टैक्स लगेगा, कुछ फॉरेन इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा। और अगर आप एनआर की बात करते हैं, नॉन रेजिडेंट की बात करते हैं, तो केवल आपकी इंडियन इनकम के ऊपर ही टैक्स लगेगा। क्लियर? अब ध्यान से देखिएगा, जैसा कि मैंने बताया सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 है वो डिसाइड करता है इंडिविजुअल के केस में एग्जैक्टली आप लोग रेजिडेंट होंगे कि नॉन रेजिडेंट होंगे, रेजिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करता है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 2 कंडीशन होती हैं जो दोनों हमें चेक करनी होती हैं। कुछ केसेस है जहां पे हम लोग केवल कंडीशन एक चेक करेंगे, मैं बताऊंगा आगे, ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे बेसिक कंडीशन पहले चेक करेंगे, बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई करने के बाद रेजिडेंशियल स्टेटस अगर आपको चेक करना है तो पहले बेसिक कंडीशंस को चेक करना होगा। बेसिक कंडीशंस को चेक करने के बाद अगर यहां से कुछ सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिलता है तो हमें एडिशनल कंडीशन को चेक करना है। एडिशनल कंडीशन को चेक करने से पहले हमें बेसिक कंडीशन को डिटेल में पढ़ना है, तो आज हम बेसिक कंडीशंस को ही डिकोड करने वाले हैं। अगर आपको रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना है किसी भी इंडिविजुअल का, अभी मैंने बताया कहां पे लिखी हुई है सारी बातें, आपके इनकम टैक्स एक्ट जो आपका 1961 के सेक्शन 1 के सबसेक्शन सेक्शन 6 के सबसेक्शन 1 के अंदर लिखी हुई है। ध्यान से देखिएगा, ये आपकी बेसिक कंडीशन है। बेसिक कंडीशन के अंदर 2 कंडीशन आती है, एक आपकी BC1 आती है, एक आपकी BC2 आती है। माने बेसिक कंडीशन नंबर 1 और बेसिक कंडीशन नंबर 2, याद रखिएगा इनके बीच में एक साइन लगा हुआ है और का मतलब क्या है कि या तो बेसिक कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई कर जाए या बेसिक कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाई कर जाए। दैट्स इट। समझ में आया? अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे 2 कंडीशन बेसिक कंडीशन है और 2 ही कंडीशन एडिशनल कंडीशन है। पहले चेक करेंगे बेसिक कंडीशन, फिर हम लोग मूव ऑन करेंगे एडिशनल कंडीशन के ऊपर। अगर किसी भी इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस आपको चेक करना है, ये क्या कहता है ध्यान से देखिएगा। बेसिक कंडीशन कहती है कि अगर कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान के अंदर जिस साल उसकी टैक्स को कैलकुलेट करना है, मतलब जिस साल उसने पैसा कमाया, आप ध्यान से देखिएगा, काफी बच्चे नए हैं तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। एक होता है आपका प्रीवियस ईयर, क्लियर है? आप लोग ध्यान से देखेंगे तो एक क्या होगा, आपका प्रीवियस ईयर होता है, एक आपका असेसमेंट ईयर होता है। क्लियर? याद रखिएगा क्या है आपका, एक असेसमेंट ईयर है। तो एक आपका प्रीवियस ईयर है, एक असेसमेंट ईयर है। प्रीवियस ईयर का मतलब जिस साल आपने पैसा कमाया, ध्यान रखिएगा, जिस साल आपने इनकम कमाया, जिस साल उसके ऊपर टैक्स आप लोग पे करते हैं वो होती है आपकी असेसमेंट ईयर। मान लीजिए हम लोग बात कर रहे हैं, एक पर्सन है जो अभी कमा रहा है पैसा, जैसे अभी ईयर चल रहा है 2025 और 26, 2025 और 26 के अंदर आपने पैसा कमाया तो ये होगा आपका प्रीवियस ईयर। इसके ऊपर टैक्स नेक्स्ट साल लगेगा, माने हम लोग क्या कहेंगे 2026 और 2027 हमारा क्या रहेगा, असेसमेंट ईयर रहेगा। क्लियर? अभी के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो जिस साल उसने इनकम
इनकम कमाया उसको क्या कहते हैं, प्रीवियस ईयर कहते हैं। तो प्रीवियस ईयर के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान के अंदर कम से कम 182 दिन रह जाता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको माय डियर फ्रेंड हम लोग कहेंगे आपकी रेजिडेंट वाली कैटेगरी। माने आप लोग सिंपल लैंग्वेज में समझे, पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति आपकी जिस साल उसने पैसा कमाया उस साल हिंदुस्तान में कम से कम 182 दिन रहा तो क्या किस कैटेगरी को सेटिस्फाई करेगा, BC1 की कैटेगरी को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन अगर आप दूसरी कंडीशन अगर ये सेटिस्फाई करती है तो ओके, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे BC1 सेटिस्फाई करती है तो ओके है, अगर BC1 नहीं करती है तो हम लोग चेक करेंगे BC2, अगर दोनों नहीं करती है तो एडिशन के ऊपर नहीं जाना है, यहीं पे मामला निपट जाएगा, नॉन रेजिडेंट कह देंगे। अगर BC1 या BC2 में से, ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं अगर आपकी बेसिक कंडीशन 1 सेटिस्फाई करती है या आपकी दोनों करती है, जैसे दोनों भी कर सकती हैं तो वो रेजिडेंट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, वो आपका रेजिडेंट हो जाएगा। या तो BC1 सेटिस्फाई करे या BC2, कोई एक करती है तो भी रेजिडेंट हो जाएगा, अगर एक भी नहीं करती है तो वो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। आपको नॉन रेजिडेंस के केस में एडिशनल कंडीशन पे जाने की जरूरत नहीं है, हमें अगर आपका रेजिडेंशियल स्टेटस आता है तो ही हमें एडिशनल कंडीशन के ऊपर जाना है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो BC1 क्या कहती है, जिस साल उसने पैसा कमाया, इनकम अर्न किया, अगर वो उस साल हिंदुस्तान में 182 दिन रहता है तो उसकी बेसिक कंडीशन 1 सेटिस्फाई करेगी। या फिर वो क्या कहता है, इंडिया के अंदर अगर वो व्यक्ति जिस साल उसने पैसा कमाया उस साल 60 दिन रहे या उससे ज्यादा हो सकता है, कम से कम कितने दिन रहे, 60 दिन रहे, और जिस साल उसने पैसा कमाया ना उससे पहले वाले 4 साल मिला करके अगर उसके 365 दिन बन जाते हैं तो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, बेसिक कंडीशन 2 को सेटिस्फाई करता है। अब क्या मायना है, ध्यान से समझिएगा, एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आपका कोई मिस्टर एक्स है, क्लियर है, हम बात कर रहे हैं आपके इनकम जो उसने कमाया 2024-25 के अंदर कमाया, माने हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, 2024 एंड 2025 की, जो 2024 एंड 25 के अंदर हिंदुस्तान में केवल और केवल 70 दिन रहा, याद रखना आपको क्या कर रहा, 70 दिन रहा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे 24-25 हो गया, तो अगर मैं पहले बात करूंगा आपका 23 और 24, फिर हम बात करेंगे 22 और 23, ठीक है ना, हम लोग क्या कर rहे हैं 2022 और 23, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 21, 22 और 23 आएगा, फिर 23 और 24 है तो 22 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 23, ठीक है। ऐसे ही आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2023 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2022, क्लियर है। ऐसे करके आपको 4 साल चलना है, क्या चलना है, 4 साल। या सिंपल लैंग्वेज में आप लोग समझ लीजिए, जैसे अगर आप लोग 2024-25, एक बार मैं इसको रब कर दे, नहीं एक नया पेज ले लेते, चलो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक नया पेज ले लेता हूँ। यस, देखिए हम लोग बात कर रहे हैं 2024 और 25 की, क्लियर है, यानी कि ये आपकी इनकम अर्निंग का ईयर है। वो हिंदुस्तान में कितने दिन रहा, 70 दिन रहा, क्लियर है। अब इससे पहले जो आपका प्रीवियस ईयर है, यानी कि इससे पहली वाली साल है, मैं उसको कह देता हूं ईयर 1, फिर मैं कह देता हूं ईयर 2, फिर मैं कह देता हूं ईयर 3, और इससे पहले मैं कह देता हूं ईयर 4। अब ईयर 4 में वो 120 दिन रहा, यहाँ पे वो 80 दिन रहा, यहाँ पे वो 140 दिन रहा, और यहाँ पे वो 150 दिन रहा, क्लियर। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये उसका डेटा है। तो अगर आप लोग पहली कंडीशन लगाते हैं, BC1, तो क्या कहती है, जिस साल इनकम कमाया उस साल वो कितने दिन रहे, 120 दिन रहे। तो यहाँ पे तो जिस साल उसने पैसा कमाया वो केवल 70 दिन रहा, माने BC1 काम नहीं की। तो अब हम क्या चेक करेंगे, आपकी BC2 चेक करेंगे, बेसिक कंडीशन 2 क्या कहती है, चेक करो जिस साल पैसा कमाया उस दिन वो 60 दिन रहा हो, उस साल कितने दिन रहा हो, 60 दिन रहा हो, और उससे पीछे के जो 4 साल हैं उनको मिलाकर के उसका कितना बनना चाहिए, 365 दिन बनना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो बेसिक कंडीशन 2 को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि इन चारों सालों को कैलकुलेट करना, याद करना जिस साल का पैसा है उसको कैलकुलेट नहीं करना, जिस साल इनकम अर्न किया है। 150 प्लस 140 माने 290, 290 और 80, 8 दूनी 16, यानी कि 370। और अगर आप लोग ध्यान से देखो 3 साल का ही डेटा कितना बन गया, 370 दिन बन गया, ठीक है। तो ये है आपका 370 प्लस, और हमें चाहिए कितना, 365 चाहिए, माने हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पे बेसिक कंडीशन 2 सेटिस्फाई की, तो इसको किस कैटेगरी में रख देंगे, रेजिडेंट की कैटेगरी में रख देंगे, ठीक है। याद रखिएगा किस कैटेगरी में आ जाएगा, रेजिडेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। माने अगर आप लोग बेसिक कंडीशन नंबर 1 को सेटिस्फाई करते हैं
तो भी रेजिडेंट होंगे। अगर आप लोग बेसिक कंडीशन 2 को सेटिस्फाई करते हैं तो भी रेजिडेंट होंगे। अगर आप लोग दोनों को सेटिस्फाई करते हैं BC1 और BC2 को तो भी रेजिडेंट होंगे। क्लियर, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है इस केस में। हाँ, अगर आपने ना तो BC1 को सेटिस्फाई किया ना आपने BC2 को सेटिस्फाई किया तो आप लोग नॉन रेजिडेंट वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको एडिशनल कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका स्टेटस रेजिडेंट है ना तो हम इसको आगे रेजिडेंट वाले स्टेटस को ऑर्डिनरी रेजिडेंस की कैटेगरी में डिवाइड करेंगे और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंस की कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये आगे कैसे चेक होगा, ये एडिशनल कंडीशन से चेक होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कोई एक कंडीशन भी अगर सेटिस्फाई करती है तो एडिशनल कंडीशन के ऊपर जाना है, उससे पहले आपको एडिशनल कंडीशन के ऊपर नहीं जाना है। क्लियर, तो मैं एक बार दोबारा से फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमें क्या करना है, हमें रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना है। याद रखिएगा, हमें क्या करना है, रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना है। ठीक है, रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करने के लिए हमारे पास दो कंडीशंस काम करती हैं। एक आपकी बेसिक कंडीशन होती है, एक आपकी एडिशनल कंडीशन होती है। बेसिक कंडीशन फुलफिल होती है तो ही एडिशनल कंडीशन की तरफ जाएंगे। एडिशनल कंडीशन बताएगा जो आपका रेजिडेंशियल स्टेटस आया है आपके इंडिविजुअल का, वो ऑर्डिनरी होगा कि आपका नॉन ऑर्डिनरी होगा। क्लियर, यहां से क्या पता चलेगा, ऑर्डिनरी होगा कि नॉन ऑर्डिनरी होगा। यहां से हमें पता चलेगा, बेसिक कंडीशन से पता चलेगा कि हमारे इंडिविजुअल का जो स्टेटस है वो रेजिडेंट है कि आपका नॉन रेजिडेंट है। RESD लिख देता हूं और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूं, NR लिख देता हूं। ठीक है, रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट का मतलब ना तो आपकी पहली कंडीशन सेटिस्फाई करे ना आपकी पहली जो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करे। रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर क्या होगा, पहली कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो भी रेजिडेंशियल होगा, दूसरी करती है तो भी होगा, अगर दोनों करती है BC1 प्लस में BC2 तो भी आपका रेजिडेंशियल स्टेटस होगा। क्लियर, तो यहां तक उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की है चीजों को आसान करने की। क्लियर, तो ये दोनों कंडीशन याद कीजिएगा, दोनों कंडीशंस को जहन में डालिएगा, तभी आप लोग न्यूमेरिकल्स को बना पाएंगे, सोल्व कर पाएंगे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात हो रहा है, जैसे अगर आप लोग बेसिक कंडीशन की बात करते हैं तो पहली सेट नहीं हुई ना तो हमने दूसरी चेक की है, लेकिन 3 ऐसे केसेस रहेंगे जहां पे हमें केवल और केवल पहली कंडीशन ही चेक करनी है, दूसरी का कोई रोल नहीं है। क्वेश्चन दे सकता है एग्जामिनर कि कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां पर हम लोग बेसिक कंडीशन 1 सेटिस्फाई करा के देखते हैं, 2 पे जाते ही नहीं है। तो ये 3 केसेस कौन से माय डियर फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये 3 के। अच्छा, ये समझ में आ गया ना, यहां से हम लोग क्या डिसाइड करेंगे, रेजिडेंस डिसाइड करेंगे या नॉन रेजिडेंस डिसाइड करेंगे। रेजिडेंस के अंदर भी ऑर्डिनरी रेजिडेंस आ जाएगा और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंस आ जाएगा। ये दोनों चीजें कहां से डिसाइड होंगी, आपकी एडिशनल कंडीशन से। आगे पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। अभी समझो इसको, अगर आप लोग ये 3 केस लेके चलते हैं, इन तीनों केस में केवल और केवल BC1 चेक करना है, BC2 चेक ही नहीं करना है। जैसे पहला केस क्या है, अगर आपका कोई भी रिलेटिव इन द सेंस आपके मम्मी, आपके पापा, आपके दादा, आपके दादी का जन्म अगर आजादी से पहले 1947 से पहले हुआ है, अनडिवाइडेड इंडिया के अंदर हुआ है, तो उस केस में हम केवल और केवल क्या चेक करेंगे, हम लोग बेसिक कंडीशन 1 ही चेक करेंगे। अगर वो सेटिस्फाई करती है तो रेजिडेंस, अगर नहीं सेटिस्फाई करती है तो नॉन रेजिडेंस। क्लियर, तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो गए या फिर आपके फादर एंड मदर हो गए, अगर उनका जन्म 1947 से पहले हुआ है तो वो आपका केवल बेसिक कंडीशन 1 के अंदर आएगा। दूसरा ध्यान रखिएगा, क्रू मेंबर्स, अगर इंडियन शिप है आपकी, ध्यान रखिएगा शिप की बात कर रहा हूं, ठीक है, जो हिंदुस्तानी जहाजें होती हैं पानी में चलने वाली, उनके ऊपर क्रू मेंबर्स होते हैं। अगर क्रू मेंबर आप लोग हैं तो आप लोग फोटो देख पा रहे होंगे, तो आपके केस में भी केवल और केवल BC1 चेक किया जाएगा। क्लियर, क्या चेक किया जाएगा, BC1 चेक किया जाएगा। तीसरा क्या रहने वाला है, आप हिंदुस्तान ओरिजिन के हैं लेकिन आप एम्प्लॉयमेंट के लिए किसी फॉरेन कंट्री में चले गए, तो उस केस में भी आपके ऊपर क्या चेक किया जाएगा, BC1 ही चेक किया जाएगा, माने बेसिक कंडीशन नंबर 1 चेक किया जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे ध्यान रखना 3 केसेस है माय डियर फ्रेंड्स, जहां पे हमें केवल बेसिक कंडीशन नंबर 1 ही चेक करनी है। अगर आप लोग इनके अलावा कोई केस लेके चलते हैं तो हमें दोनों कंडीशन चेक करनी है,
दोनों में से एक भी लग जाती है तो हम लोग एडिशनल कंडीशन के ऊपर जाएंगे, फिर हमें उसे नॉन ऑर्डिनरी या ऑर्डिनरी वाली कैटेगरी में रखना है। ठीक है, तो यहां तक उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। पहली कंडीशन जिस साल पैसा कमाया कम से कम 182 दिन, दूसरी कंडीशन जिस साल पैसा कमाया कम से कम 60 साल, और उस साल से पहले 4 साल में कितना टोटल बनना चाहिए, 365 दिन बनना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो इसको बोलते हो आप लोग बेसिक कंडीशन। क्लियर? तो आज की लेक्चर में हमने क्या सीखा? हमने सीखा रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, सिटीजनशिप का क्या मतलब होता है, दोनों के बीच में क्या फर्क होता है। उसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 फॉर द इंडिविजुअल हमने देखा बेसिक कंडीशंस क्या क्या रहने वाली है, किन केसेस में दोनों कंडीशन चेक नहीं होंगी, केवल एक कंडीशन चेक होगी। ठीक है, अब कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, बेसिक न्यूमेरिकल, ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बने। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, एक कुछ बेसिक न्यूमेरिकल है जो चेक कर लेते हैं। देखिए आपका फाइनेंशियल ईयर है 2023 और 24। क्लियर है? यानी कि 2023 और 24 में आपको चेक करना है। ये क्या कह रहा है, कोई भी मिस्टर एक्स है जो इंडियन सिटीजन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो हिंदुस्तान में इस साल के दरमियान कितने दिन रहा है, 185 दिन रहा है। देखिए ये आपका प्रीवियस ईयर है, ऑब्वियस सी बात है, ये क्या है आपका प्रीवियस ईयर है, माने जिस साल उसने इनकम कमाया था, तो प्रीवियस ईयर है उसका कितना, 2023 और 24। क्लियर है? हमें उसका रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है कि आपका रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है। ठीक है, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे लिखूं टोटल डेज की, अगर आप लोग बात करते हैं, ठीक है, कितना है टोटल डेज, 185 दिन। हमारे पास दो कंडीशंस है, एक आपकी BC1 है, एक आपकी BC2 है। BC1 क्या कहती है, आपके 182 दिन या उससे ज्यादा अगर हिंदुस्तान में रहे। अगर ये नहीं लगती है तो BC2 लगाएंगे, क्या कहता है, 60 दिन आपको देखना है, कम से कम 60 दिन उस साल में, और उससे पहले जो आपका प्रीसीडिंग ईयर्स है उनमें आपका 365 दिन बनना चाहिए कम से कम। यही कंडीशन लगाते हैं। तो देखते हैं पहले, अगर हम लोग पहली कंडीशन ही लगाइए तो 185 दिन है, चाहिए कितना, 182 दिन, माने यहाँ पे आपकी बेसिक कंडीशन 1 क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। तो इसका मतलब इसका स्टेटस क्या हो जाएगा, इसका स्टेटस हो जाएगा रेजिडेंट। क्लियर है? यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका स्टेटस रेजिडेंट। बहुत आसान सा सवाल था, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे देखिए एक और कर लेते हैं, मिस्टर बी इंडियन सिटीजन वर्किंग अब्रोड। देखिए यहाँ पे इंडियन सिटीजन है लेकिन कहाँ पे काम कर रहा है, अब्रोड में काम कर रहा है। तो यहाँ पे तीसरी कंडीशन बताई थी मैंने, 3 केसेस के अंदर तीसरा केस था कि इस तरीके के केसेस में हम लोग केवल BC1 को ही अप्लाई करेंगे, BC2 को अप्लाई नहीं करेंगे। BC1 कर गया तो रेजिडेंट, नहीं तो नॉन रेजिडेंट। वो हिंदुस्तान विजिट करता है 120 दिन के लिए। कौन से ईयर की बात हो रही है, 2023-24, यानी कि फाइनेंशियल ईयर कितना है आपका, 2023 और 24 है। ठीक है, वो कितने दिन रहा है टोटल, वो करीब करीब 120 दिन रहा है। ठीक है, और क्योंकि ये तीसरा केस है तो मैंने बताया था यहाँ पे हम लोग केवल क्या चेक करेंगे, BC1 चेक करेंगे। कंडीशन क्या है, कम से कम 182 प्लस होना चाहिए, 182 या 182 से ज्यादा। वो रहा कितने दिन, 120 दिन, तो किस कैटेगरी में चला जाएगा, नॉन रेजिडेंस वाली कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है, ये क्या है आपका नॉन रेजिडेंट। क्लियर? तो ये बहुत बेसिक सवाल है, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर देता है, ध्यान रखिएगा, पूरा 10-10 नंबर के सवाल आते हैं। आगे चलिए, यहाँ पे देखिए एक आपका मिस्टर सी है जो फॉरेन सिटीजन है, जो 70 दिन रहा है 2023-24 में, 400 दिन रहा है ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग ईयर 4 ईयर। क्लियर है? डिटरमाइन हर रेजिडेंस। ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास दो कंडीशन है, क्या है, एक आपकी BC1 है, सेटिस्फाई कर रही है, 182 दिन नहीं कर रही क्योंकि वो केवल 70 दिन रहा है। फिर आपकी क्या है, BC2 है, क्या कहती है, 60 दिन प्लस में 365 दिन। अब देखिए 60 से तो ज्यादा ही है 70, यस ओके। दूसरी कंडीशन क्या, 365 दिन रहना चाहिए, तो 400 दिन रहा है, मतलब वो सेटिस्फाई करता है। तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, ये आपकी रेजिडेंट वाली कैटेगरी में आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को चेक करना है। एक और कर लेते हैं, मिस्टर डी क्या कहता है, ये इंडियन सिटीजन है लेकिन क्या है, ये क्रू मेंबर है, तो माने इसके ऊपर हम लोग केवल BC1 चेक करेंगे। बताया था ना, क्या चेक करेंगे, BC1 चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कितने दिन के लिए आया है, 170 दिन के लिए। अगर BC1 की बात करूं तो चाहिए क्या, कम से कम 182 दिन। इसका मतलब आपकी BC1 सेटिस्फाई नहीं करती है तो किस कैटेगरी में चला जाएगा, नॉन रेजिडेंट वाली कैटेगरी में चला जाएगा। दैट्स इट। इस तरीके से सवाल करने हैं। तो रेजिडेंशियल स्टेटस, नॉन रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, BC1 क्या होता है, BC2 क्या होता है, कब BC1 लगेगा, केवल किस केसेस में, दोनों चेक करने हैं। यहां तक उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आई होंगी और मैंने करीब करीब चीजें आपको समझाने की कोशिश
भी की है। ये पहला लेक्चर था जहाँ पे हम लोगों ने बेसिक कंडीशंस को समझा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए मैं तो सोल दी बस, कीप लर्निंग।